2025 का बिहार विधानसभा चुनाव राजनीतिक जानकारों की माने तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव पिछले 20 साल के एनडीए के कार्यकाल की भी अग्नि परीक्षा है और दूसरी ओर नीतीश कुमार के सियासी भविष्य का भी ये निर्धारण करेगा कि आखिरकार नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा या इस चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये सामने आई है बिहार की राजनीति से कि टिकट कटने वाले विधायकों, नेताओं, पूर्व मंत्रियों, वर्तमान में एमएलसी जो है, उनमें से कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू के 14 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधायकों, एमएलसी और पूर्व मंत्रियों को बाहर निकाला, तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी 11 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसे में सवाल ये सीधा बन जाता है कि जो 2020 का विधानसभा चुनाव था, उस 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई जो थी एनडीए और महागठबंधन के बीच, वो लड़ाई काफी अहम थी। और इस अहम लड़ाई में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बाजी मार ली थी, लेकिन जो सीटों का सरकार बनाने का डिफरेंस था वो बेहद मार्जिनल था। यानी कि 8 से 10 ऐसी सीटें थी जो कि महागठबंधन और यहाँ पर एनडीए गठबंधन के बीच सत्ता का निर्धारण कर रही थी। अब करीब 15 नेता एनडीए गठबंधन की 2 बड़े राजनीतिक घटक दल जेडीयू और बीजेपी से बाहर हो चुके हैं। तो ये 15 स्थानीय नेता क्या आने वाले वक्त में जेडीयू और बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे इस विधानसभा चुनाव में, और महागठबंधन या फिर अन्य राजनीतिक दलों का इसको कितना सियासी लाभ होगा, इस पूरे मुद्दे पर इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर एक्शन लिया? उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने 4 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनुशासनहीनता के चलते बहादुरगंज, गोपालगंज, कहलगांव और बड़हरा से जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी की टिकट वितरण प्रणाली से नाराज थे, उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। अब ये 4 विधायक या नेता माने इनको, ये बीजेपी के कोटे से हैं। ऐसे ही 11 ऐसे नेता हैं जो जेडीयू कोटे से हैं, जिनमें कोई मंत्री रह चुका है, कोई एमएलसी रह चुका है, कोई एमएलए है और उनके टिकट कटे हैं। तो ये 15 कुल मिलाकर के जो सीटें हैं, यहाँ पर क्या एनडीए गठबंधन इस विधानसभा चुनाव में फंसता हुआ नजर आएगा? दिनेश जी, बिल्कुल आपकी बात महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो भी नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो कई बार पार्टियां कहती हैं कि भाई हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए जो नेता थे कोई बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे, इनका होना या ना होना हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। लेकिन देखिए, ये हर कोई जानता है कि मौजूदा विधायक अगर पार्टी छोड़ता है तो ये पार्टी के ऊपर और सीट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर डालता हुआ दिखाई पड़ता। वैसे में आपने जो आंकड़े रखे सामने कि 4 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी ने बाहर किए हैं और लगभग 11 नेता ऐसे हैं जो जेडीयू की तरफ से बाहर हुए, और ये 15 का आंकड़ा बन जाता है। और देखिए, समीकरण अपने आप में इसलिए भी और गहरा जाता है क्योंकि इक्का दुक्का सीटें ऐसी भी रही हैं जहां पर नामांकन भी एनडीए कुनबे के रद्द हुए हैं, जिसमें एलजेपीआर की सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ है। तो आप समझिए कि लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जो इसमें प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक सीट जो होती है बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो ऐसे में अगर इन नेताओं ने बागी रुख अपनाया है, अलग तरह से पार्टी लाइन से हटकर अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया या पार्टी को ही डैमेज करने का इन्होंने ऐलान कर किया है या प्लान बनाया है, उससे आप ये मानकर चले कि भले ही चाहे बीजेपी या एनडीए ने इनको पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है लोगों के बीच में, जो एक भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। और यहाँ पर अगर ये लोग वाकई में अपनी पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं तो यकीन जानिए कि यहाँ पर मौजूदा जो पार्टी है जिसने इनकी जगह पर किसी और को टिकट दिया है, और अगर ये लोग दूसरी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आए तो घाटे में यहाँ पर एनडीए कुनबा हो सकता है। इसलिए जिस तरह से 15-20 सीटें हैं जहां पर ये लगभग लग रहा है कि बीजेपी और साथ में जेडीयू फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं आने वाले जब परिणाम घोषित होंगे तो कहीं यही 15-20 सीटें ऐसी ना हो जो उनको सत्ता से बाहर करती हुई दिखाई पड़ जाएं। बिल्कुल, ये 15 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 15 सीटों पर देखा जाए तो प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो निर्णायक भूमिका आ जाती है कि सरकार किसके बलबूते पर बनने वाली है। और ऐसे में ये 15 जो विधायक हैं जो दोनों पार्टियों से नाखुश नजर आ रहे थे, जिनको निष्कासित किया गया है, ये तो आप मानकर चल सकते हैं यहाँ पर कि ये
जिस पार्टी से इनका निष्कासन हुआ है उस कैंडिडेट को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन खबर यह भी सामने आई है कि करीब आधा दर्जन ऐसे ये नेता हैं जो कि दूसरे राजनीतिक दलों यानी कि आरजेडी, कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नीतीश कुमार बीजेपी के सीट वितरण के फॉर्मूले और टिकट वितरण में जो यहाँ पर नाराजगी देखने को मिली है वो उन्हें इस बार बिहार में फंसा देगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल ये है अमन जी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की बात करें तो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। महागठबंधन जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उसमें उनका एक साइड में नीतीश कुमार के खिलाफ जो है चुनावी अभियान चल रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर का बार बार ये दावा करना और लिखकर ये दावा करना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, और न बीजेपी के नेताओं की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम का चेहरा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात अवश्य हो रही है। तो सीएम का चेहरा न डिक्लेयर करना ये नीतीश कुमार के लिए और भाजपा के लिए विशेष तौर पर बिहार में कितना मुश्किलों भरा हो सकता है? देखिए दिनेश जी, मुझे याद आता महाराष्ट्र का चुनाव जहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और उनकी अगुवाई में तमाम जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन था उन्होंने चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़ा और फैसला निकल कर सामने आया तब भी ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे को ही बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में ट्राई करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए जब ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास आ गई, लगभग 130-32 के आसपास बीजेपी के साथ में सीटें आ गई, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई अब आप हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारी ही पार्टी से होगा। और देवेंद्र फडणवीस को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है, और ये भी कहते हैं कि देखिए दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसीलिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार ये दबाव बीजेपी के ऊपर पहले से ही बना रही थी कि भाई ठीक है, आप ये बात लगातार कह रहे हैं कि भाई हम नीतीश जी की अगुवाई में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है, मुख्यमंत्री चेहरे को घोषित करने की बारी आती है, तो कदम अपने पीछे खींचते हुए नजर आते हैं। उससे पहले महागठबंधन पे भी निशाना साधा जा रहा था एनडीए की तरफ से कि भाई देखिए तमाम दल वहां पर मौजूद हैं, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में हर पार्टी संकोच दिखा रही है। लेकिन देखिए अब यहां पर महागठबंधन ने जिस तरह का कह सकते हैं आपस में तालमेल दिखाया है, जिस तरह से आपस में एक तरीके से ये बताने का प्रयास किया है कि भाई महागठबंधन के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और चाहे 5 दल हो या 6 दल हो, सभी की मंशा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब इसके बाद सीधा दबाव एनडीए के ऊपर आ गया है कि आखिर वो नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर घोषित क्यों नहीं कर रहे। आप प्रशांत किशोर की बात करें तो रील्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उनकी रील्स देखी जा रही हैं। चुनाव प्रचार भी इस तरीके से कर रहे हैं कि वो बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कितना इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, क्योंकि अब तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। जी देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर बिल्कुल कई तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं जी, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर के लिहाज से देखा जाए तो बिहार में लगभग 2-1.5 साल से घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, गली गली छान रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कई जगह पर उनको अच्छा सपोर्ट भी मिला है। लेकिन क्या ये सपोर्ट वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर, उसमें एक भी सीट पर ऐसा नहीं लगा कि प्रशांत किशोर का दबदबा है। लेकिन वो अपना तमाम अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भाई या तो मेरी पार्टी को 10 से कम सीटें मिलेंगी या फिर मेरी पार्टी को 140 के पार जाकर सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। तो देखिए दावा तो बहुत सारा कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम लोगों पे कह सकते हैं कि जो प्रहार है वो कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार हो। लेकिन यहाँ पर अपनी सियासी जमीन को क्या बचाने में कामयाब रह पाएंगे प्रशांत किशोर, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली दफा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की तरफ से किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में अब क्या उनके पक्ष में जो माहौल बना है, क्या उनके पक्ष में लोग आए हैं तो क्या उनको वोट मिलेंगे, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है दिल्ली की तरह बिहार में भी जो राजनीतिक समीकरण है वो यहाँ पर बदलते हुए दिखाई पड़ जाए। अमन जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मैं, और ये सवाल जो है ये महागठबंधन खेमे से है, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम दिग्गज नेता, बिहार की पृष्ठभूमि से आने वाले पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, अखिलेश प्रसाद सिंह, इन लोगों को शामिल किया गया है। तो महागठबंधन
क्या एक बार फिर से इस एक हफ्ते का जो वक्त लगभग बचा है चुनाव प्रचार खत्म होने में, इस एक हफ्ते में वो बिहार के लोगों की नब्ज को बदल पाएगा? क्या उनकी सोच को, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाएगा कि बहुत हुआ 20 साल तक नीतीश कुमार का राज, अब हमें एक बार मौका दीजिए? सही वक्त पर ये कांग्रेस ने फैसला लिया है क्योंकि छठ के बाद ये चुनाव प्रचार शुरू होने की तैयारियां हैं, या फिर कहीं ना कहीं देरी हो चुकी है? देखिए, दोनों ही बातें। एक तो बात ये भी है कि तमाम रणनीति को देखकर, तमाम दांवपेच को समझकर हो सकता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा प्रहार बीजेपी के ऊपर या एनडीए के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़े। भले ही पेंशन के मामले में बढ़ोतरी कर दी गई हो, भले ही महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए गए हों, लेकिन जो कमिटमेंट बीजेपी ने दिल्ली में कहा था कि भाई सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या वो यहाँ पर पूरा कर पाए? क्या छठ की जो लगातार बात हो रही दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त आपको याद होगा यही तमाम बीजेपी के नेता थे जो हाथों में पानी लेकर कहा करते थे कि जहरीला पानी। आज यही बीजेपी के नेता हैं जो अपनी आंख बचाते हुए उसमें से नजर आते हैं। तो ये तमाम पहलू ऐसे हैं जो जाहिर बात है कि इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसे में 6-7 दिन का जो आपने समय कहा है, जाहिर बात है कांग्रेस नेता जरूर कह सकते हैं पूरी जो है जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो राहुल गांधी का है, अगर वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि राहुल गांधी अभी फिलहाल बिहार से दूर है। अब ऐसे में जो 5-6 दिन का वक्त बचा है, क्या ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे? क्या माहौल जो उन्होंने 2-3 महीने पहले बनाया था, क्या उसको एक बार फिर से बनाते हुए नजर आएंगे? तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर निगाहें सबकी लगी रहेंगी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इसके साथ साथ तेजस्वी यादव, बिहार में मुख्यमंत्री का महागठबंधन का चेहरा, इन तमाम पर नजरें रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या 15 जो नेता पार्टी यहाँ पर एनडीए गठबंधन से बाहर निकाले गए हैं, वो इस बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे? आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही।